हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अजीत है, जो कि आपके लिए प्रतिदिन एक एक इम्पोर्टेंट वीडियो बैकग्राउंड डाटा के साथ लाते हैं, जो कि आप विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में इस डाटा को यूज करके अपनी नौकरी या अपनी स्थिरता को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप इस डाटा के हिसाब से आप टैकल कर सकते हैं। आज हम लोग यूसीसी के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया गया, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। 24/6/2023 हिंदू के न्यूज में रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट ऑफ लॉ, ऐसे विभिन्न बॉडी है, प्रीलिम्स से पूछता है। फंडामेंटल राइट लॉ कमीशन, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी, मेंस में चैलेंज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड चैलेंज बहुत है इसको इम्प्लीमेंट करने में। चलिए आगे के जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। व्हाट आर द यूनिफॉर्म सिविल कोड अबाउट, इसको हम जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द मेंशन्ड इन द आर्टिकल 44, आर्टिकल बहुत जरूरी याद रखिएगा, आर्टिकल 44 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is part of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का आर्टिकल 44 में कहा गया है इंडियन सिविल कोड, क्योंकि आप जानते हैं कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है जब किसी गवर्नमेंट को सक्षम हो, सकारात्मक हो इम्प्लीमेंट्स करने का, तथा जनहित में बेनिफिट हो, जैसे अपने समाज के लिए उत्तरदायी हो, उसका योगदान तथा उसका बेनिफिट ज़्यादा हो, तो आप डीपीएसपी वाला सभी लॉ को धीरे धीरे लागू कर सकता है। जैसे डीपीएसपी में पंचायती राज दिया है गांधी जी का, जो कि उसको बिहार में चाहे आदि स्टेट में लागू कर रखा है, जैसे दिल्ली में नहीं है, उसी प्रकार से। प्रिंसिपल्स आर द नॉट लीगली यूनिफॉर्म सिविल कोड बट मींट ऑफ द गाइड ऑफ द स्टेट। ना कोई बात लीगल नहीं है, पर हाँ स्टेट को गाइड किया जा सकता है। हैज़ बीन द सपोर्टेड सम ऑफ द वे promote national integration and general justice of the opposed other threat of the religious। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है कि सभी के लिए एक प्रकार से, बट इंडिया में तो सेकुलर कंट्री है, इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिज्म सभी प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए बहुत सारा बहुत समस्या हो जाती है कि सभी कैसे मानेंगे एक ही चीज़ को। इसीलिए ओनली स्टेट ऑफ द एट गोवा, जो कि यूसीसी रिटेन्ड ऑफ द कॉमन फैमिली लॉ नोइंग ऑफ द गोवा सिविल कोड में लागू है। आफ्टर द लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल इन द 1960, जब पोर्तुगीज गए थे 1961 में, उसी टाइम से। रेस्ट ऑफ द इंडियन फॉलोज डिफरेंट पर्सनल लॉ ऑफ द बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस। विभिन्न प्रकार के रिलीजियंस के हिसाब से अपने अपने हिसाब से उसको बैठाया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे दिखते हैं। पर्सनल लॉज इन इंडिया का है। करेंटली नॉट ओनली द मुस्लिम बट ऑल्सो हिंदू, जैन, बुद्धिज्म, सिख, पेरिस एंड जूज गवर्नमेंट देयर ऑन द पर्सनल लॉ। इस सभी जाति के पर्सनल अपना अपना लॉ है। जैसे हिंदू का मैरिज अलग होता है, मुस्लिम्स का मैरिज अलग होता है, जैनिज का अलग होता है, चर्च वाला सिस्टम सबका अलग अलग। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सब चीज़ हटा के एक ही कानून के अंतर्गत लाया जाएगा। पर्सनल लॉ एज द डिटर्मिनेट बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिफाई के लिए बहुत सारा इसका प्रदर्शन तथा समस्या हो जाती है। द रिफॉर्म हिंदू पर्सनल लॉ स्टिल द incorporates certain traditionally practices. Differentiation arise when the Hindu and Muslims marry under the Special Marriage Act है। इस प्रकार से हिंदू एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू पर्सनल लॉज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, वही वाला हाल। व्हाट आर द चैलेंज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, क्या चैलेंज है वो तो आप बॉडी देख लीजिए इसका।
उसका इंट्रो देख लिया, ये बॉडी हो गया, चैलेंज क्या है, इसका इनिशिएटिव क्या उठा जाएगा, इसको टैकल करने के लिए बस कंक्लूजन देख सकते हैं। इसी प्रकार से इन सभी मेंस में लिखना पड़ता है, पहले इंट्रो, उसके बाद बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। बॉडी में आप 3 डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी में एक मेजर रूप बता सकते हैं, चैलेंज बता सकते हैं और स्टेप्स बता सकते हैं किस प्रकार से उसे सॉल्व किया जाए, बस कंक्लूजन। डाइवर्स पर्सनल लॉज आर द कस्टमरी प्रैक्टिसेस। कस्टमरी प्रैक्टिस। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजियस कल्चर एंड ट्रेडिशनल। इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है, रिलीजियस रूप में, कल्चर रूप में एंड ट्रेडिशनली, जातिवाद अपना संस्कृति के रूप में, ट्रेडिशन जो कि पुराने समय से चलते आ रहा है। ईच कम्युनिटी हैज़ बीन द ओन सेट ऑफ द पर्सनल लॉज कस्टम्स ऑफ द गवर्न देयर सिविल मैटर। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी लॉ को उल्लंघन होता है तो वो सिविल मैटर में जा सकता है, दिखाने इस वही बात का अथी हो जाता है। द लॉ ऑफ द प्रैक्टिस वेरी वाइडली अक्रॉस द रिलीजियस सेक्ट। विभिन्न प्रकार के जाति के लोग अपने अपने हिसाब से विभिन्न प्रकार के अपने मुद्दों को पकड़ कर रखते हैं, जैसे हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, इस प्रकार से जैन, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन सबका अलग अलग। फाइंड द कॉमन ground and the uniformity among the such diversity very difficult and the complex। very difficult and complex मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। moreover the many personal laws of the not codified of the documented। जो कि पर्सनल लॉ है डॉक्यूमेंट के द्वारा कोडिफाइड नहीं है, इंसान का ट्रेडिशनल है तथा कल्चरल है जो कि मानते आ रहा है, इस प्रकार से। बेस्ड ऑन द ओरल ऑन रिटन सोर्सेज व्हाट आर द ऑब्टेन एम्बेसियस कंट्रोवर्सी। लिखा हुआ तथा कंट्रोवर्सी सिस्टम से हिसाब से रेसिडेंट ऑफ द फ्रॉम रिलीजियस में माइनॉरिटी ग्रुप, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप है उसका क्या बात बोलते हैं, चैलेंज क्या है। मिनी रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप UCC एंड द इन्फ्रिंगमेंट देयर इन्फ्रिंग। जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी उनका बोलना है कि मेरा तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, आप लोग बड़े कम्युनिटी है तो आप लोग उस पर दबा देंगे, इसलिए रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो विद्रोह करते हैं कि नहीं UCC नहीं आना चाहिए। दे आर फेयर UCC वुड बी इम्पोज द मेजोरिटेरियन होमोजीनियस लॉज दैट वुड बी डिस्पेरेड देयर आइडेंटिटी डाइवर्सिटी। They also argue UCC would violated their the constitutional right under आर्टिकल 25 में दिया गया, उसी प्रकार से। लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल एंड कंसेंस। पॉलिटिकल भी इसका विभिन्न प्रकार से मुद्दों को बेनिफिट के लिए सरकार अपने अपने हिसाब से देखती है, कांग्रेस अलग, BJP अलग, भाजपा अलग, आम आदमी पार्टी अलग। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ एंड द कम्प्लेक्सिटी। प्रैक्टिस में लाने में इसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी है क्योंकि सब अपना अपना ट्रेडिशन छोड़ना नहीं चाहता है, इस कारण से मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, बौद्ध, जैन सबका विभिन्न प्रकार ड्राफ्टिंग, कोडिफाइंग, हार्मोनिस्टिंग, रेस्टिनलाइजिंग आदि। रिक्वायर द वाइड ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स आदि। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉल फॉर UCC। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट फॉर्म द UCC थॉट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के थॉट्स में क्या है? राइज ऑफ द 44 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद द एग्जांपल ऑफ गोवा। वही जो ऊपर पर पढ़ा रखे, चलिए नीचे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बेंच। सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या बोला, वही की बॉडिक्ट दिया है, उसी पर बोला गया। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द 44 वही आर्टिकल के बारे में बताया। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ UCC। UCC के चैलेंज देख लिए, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है इसके बारे में आज बात करते हैं हम लोग। बेनिफिट क्या है UCC का? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ UCC? व्हाट? नेशनल इंटीग्रेशन एंड द सेकुलरिज्म। इंडिया के लिए अपना स्वाभाविक रूप से तथा नेशनलाइज लार्ज लेवल पर बढ़ेगा एंड सेकुलरिज्म देश के नाम से जाना जाएगा, जो कि विभिन्न धर्म हैं बहुत सारे बट सब सेकुलर होकर रहते हैं, तो एक समानता के रूप में रहते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पर देखा जाएगा। UCC वर्ल्ड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन एंड द सेकुलरिज्म क्रिएटिंग द कॉमन आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ द बिलोंग ऑफ द एमोंग ऑल सिटीजन। मतलब इंडिया का जितना सिटीजन है सबको कॉमन
आइडेंटिटी मिल जाएगा एक को, और नेशनलिज्म की भावना ज़्यादा बढ़ेगा। What would also the reduce the communal sectarian conflict they arise due to different personal laws। डिफरेंट पर्सनल लॉज के कारण जो कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि हिंदू मुस्लिम आदि दिन। अभी प्रेजेंट करंट आज ही एक कल की बात करते हैं, जब 22 जनवरी 2024 को जब राम प्रतिष्ठान हुआ है, जब राम जी अयोध्या में मूर्ति में बैठाया गया है, तो हिंदू भाई सभी जगह रैली निकाल रहे थे। तो महाराष्ट्र में जैसे अटैक किया, फिर गुजरात में किया गया, फिर महाराष्ट्र में जैसे रैली को भंग किया गया। तब मतलब सबका पर्सनल लॉ जो उस हिसाब से करते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सब एक भावना से देखेंगे इस कारण से। हाँ, आस्था जिसका अपना रिलीजियस वो मना सकता है, सबका अपना अपना है। अब इसी में मारपीट की, इससे क्या फ़ायदा मिल गया? कुछ तो मिला नहीं, झूठ मूठ के। अब वर्चस्व दिखाने की जलवा होता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं। इंसान है, इंसान जीता मरता इस धरती पे, इसको भी मरना इसी धरती पे, इसको भी मरना इसी धरती पे। झूठ मूठ के लड़ने से क्या फ़ायदा? इसी प्रकार से अपहोल्ड द constitutional value of the equality, fraternity and identity for all, gender justice and the equality। जेंडर जस्ट इंसानों को अपन जेंडर का जस्टिस एंड इक्वलिटी की भावना मन में आएगा। उसी प्रकार से उसी सिंबल ऑफ द जेंडर जस्टिस ऑफ द बाय द रिमूविंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन ऑफ द फेस ऑफ द वुमेन के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को जस्टिफाई किया जाएगा तथा देखा जाएगा। देख लीजिएगा आप, ये थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो ज़्यादा, क्योंकि लिखा तो 150 शब्द में होता है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। थोड़ा ही पढ़ो पर बार बार पढ़ो। किसी भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, थोड़ा ही पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा, कंटेंट कम, बात खत्म। क्योंकि कंटेंट पूरा याद रहता नहीं है, इस कारण से कुछ नहीं, रिवीजन कंटेंट थोड़ा कम रखें, रिवीजन ज़्यादा करें बात। इस कारण से आपका एग्ज़ाम में सक्सेस रेशियो ज़्यादा बढ़ जाता है। सिम्प्लीफिकेशन ऑफ रेशनलाइजेशन एंड लीगल सिस्टम। रेशनल मतलब उसको जातिवादों के द्वारा जो दिया गया है, उस पर रेशनल विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं के हिसाब से देखा जाएगा। इसे सी द बाय द रिमूविंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कंट्रोडिक्शंस, हार्मोनियस सिविल एंड द क्रिमिनल लॉज आदि। मेक ऑफ लॉ ऑफ द एक्सेबिलिटी अंडरस्टैंड द कॉमन। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म। Modernization and reform outdated of the reserves practices. Outdated and the regressive practices that are prevalent from the personal laws. Enlightenment of the practices of the against the human rights. ह्यूमन के द्वारा लिए गए सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में सुदृढ़ता आएगी। ट्रिपल तलाक, पोलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, ये सब हो जाए। ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम भी हटाया गया। इस प्रकार से इसका भी अच्छा ही योगदान रहेगा। चेंजिंग ऑफ द सोशल रिलेटेड एस्पेक्ट्स। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट केस रिलेटेड टू यूसीसी। यूसीसी बहुत पुराना से चला आ रहा है, इतिहास में देख सकते हैं। 1985 के समय का केस के बारे में चर्चा किया। इस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए। केस रिलेटेड यूसीसी। साहब बानो बेगम एंड मोहम्मद अहमद खान, ये सब केस बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में इसका एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसीलिए केस हम ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, ज़रूरी है पर हम देख लीजिए, एक दो बता देंगे, बात खत्म। उतना ज़्यादा देखना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द अपहोल्ड द राइट ऑफ द मुस्लिम्स वुमेन्स एंड द क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड अंडर द सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब सिविल कोर्ट में जब मुस्लिम में ज़्यादा करके डिवोर्स हो जाता है 3 तलाक के हिसाब से, 3 ना बोले तो डिवोर्स हो जाता है। तो इसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि उसका हस्बैंड को देखना पड़ेगा, उसके बच्चे उच्चे को क्रिमिनल प्रोसीजर 125 के हिसाब से, उस प्रकार से बताएगा। ऑब्जर्व दैट द यूसीसी वर्ल्ड हेल्प द रिमूविंग कंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी। इस प्रकार से सेकेंड केस देखिएगा, सारला मुंदगल यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। सुप्रीम कोर्ट द हिंदू हस्बैंड कैन नॉट कवर द इस्लाम मैरी अनदर वुमेन विदाउट डिसॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज। मतलब हिंदू जो मर्द होगा वो इस्लामिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता है जब तक कि पहले से जो शादी कर रखा है उसको, उस वुमेन को विदाउट
डिसॉल्व, उसके साथ जो किया गया अपराध चाहे उसके द्वारा रह गए चाहे बाल बच्चा उसको सॉल्व किए बिना। इट ऑल्सो द स्टेट ऑफ द यूसीसी वर्ल्ड परमिटेड सच ऑफ द फ्यूडलेंट ऑफ द कन्वर्जन एंड द बायोगेमियस मैरिजेज। इस प्रकार से थर्ड केस देख सकते सैरा बानो एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट द डिक्लेयर ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द वायलेटिंग दिस आइडेंटिटी ऑफ द इक्वलिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन। जैसे 3 तलाक हो जाता है कि 3 बार बोलो तलाक 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 हो जाता था, इसलिए 3 तलाक को हटा कर दिया गया और मुस्लिम वुमेन को प्रैक्टिसेस में लाया गया। ऑल्सो द रिकमेंडेड द पार्लियामेंट शुड बी द लॉ ऑफ रेगुलेटेड मुस्लिम मैरिज एंड द डाइवर्स। मुस्लिम मैरिज के लिए लिया गया। हाउ शुड बी द फॉरवर्ड, देखो ये पहले हम लोग क्या पढ़े, बॉडी पढ़े, फिर चैलेंज पढ़े, चैलेंज के बाद इनिशिएटिव क्या क्या उठाया, आज का रास्ता आगे बढ़ने के लिए क्या क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड यूनिटी ऑफ द इन्फॉर्मिटी, यूनिटी यानी एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे रख के अनइन्फॉर्मेटिव उस प्रकार से बढ़ाया जाए। इससे शुड द रिफ्लेक्ट इंडिया मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ द पर्सपेक्टिव। इंडिया जो है बहुत सारा कल्चर से घिरा हुआ है, मल्टी कल्चर, इसी प्रकार से उसको ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से बढ़ाया जाए। यूनिटी इज़ द मोर इम्पोर्टेंट देन द यूनिफॉर्मिटी। द Indian Constitution allow the both of the integration and the distributed multicultural approaches, command of the cultural difference. Discuss the deliberation of with the stakeholder. Also the involving of the broader range stakeholder, including the religious leader of legal. Explore the community of representatives process level of implementation of UCC. UCC takes of the accountability, diversity, perspectives and the legislative of the staking of the balance. इसको बैलेंस बनाना रखना बहुत जरूरी है, ज़्यादा जरूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा याद रखें, 1-2 टॉपिक बहुत हो। शुड बी द एलिमिनेशन ऑफ द दैट नॉट ऑफ द मिथ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड, जो कि एलिमिनेट अब किसी द्वारा लॉ लगाएगा तो उसको एलिमिनेट करके उसके बेनिफिट तथा उससे प्रस्टिक होने वाली तथा उससे मिलने वाली बेनिफिट को बताएं तथा उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करें। कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द स्लाइटली विद द सब्सटेंशियली कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा क्या क्या प्रैक्टिस में लाया गया उसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड राइट टू कल्चर एटोनॉमी ऑफ द एम ऑफ द कल्चरल एकोनॉमी। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा बताया गया है कि कल्चर को अपना योगदान मानते हुए अपने राइट को देखते हुए विभिन्न प्रकार से आगे अपने व्यक्तित्व को बढ़ाते रहे। आर्टिकल 29A में प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए अपना कल्चर को ध्यान में रखकर ही किसी प्रकार की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम नीड्स द क्वेश्चंस वेदर प्रैक्टिसेस लाइक द पॉलीगेमी एंड आर्बिट्रियरी यूनिलेटरल डाइवोर्स फोकस शुड बी ऑन द अचीविंग कोड। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड के वे फॉरवर्ड हो सकते हैं जो कि आपको निकालना है। ये तो क्वेश्चन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कुछ पूछा गया है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनहांस इन द Constitution of India, securing for the citizen of India uniform civil code, organizing village panchayat, promoting cottage industrial and rural areas, securing of the workers responsible literature. Which of the above the Gandhian principles and reflect the directive principles? इसमें बोला गया कि सेकुलरिज्म इन विभिन्न प्रकार का ऑर्गेनाइज विलेज, चारों को चारों सही बताया गया। देख सकते हैं आंसर इज द बी, 2 और 3 सही है। सॉरी, चारों का चारों सही है, 2 और 3 सही है, जैसे कि 2 और 3। सेकेंड क्वेश्चन अब देख सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया। ए लेजिस्लेशन व्हाट द कॉन्फर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। आर्टिकल 40 होगा 14 14 में
मेंस का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर ऑफ द इनहेबिट इंडियन फ्रॉम द इनएक्टिव ऑफ द सिटीजन्स एंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। बोला गया है कि लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए, क्योंकि डीपीएसपी से लागू कर दिया जाए, क्योंकि इनहेबिट तथा इंडिया के सेगमेंटेशन, इंडिया को जो विभिन्न मूल अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं, उस प्रकार से उसका ग्रोथ हो सकता है। अरे प्यारा भारत इंडिया देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।